ताजा छाछ उसमें, कॉपर का कोई लोटा या कोई बर्तन आप उसमें डाल के, हम्म और करीब उसको 7 से 10 दिन के लिए एयर टाइट करके रख दीजिए। हम्म ठीक है। अब उसको हम्म एयर टाइट करने के बाद, रखने के बाद, जब आप उसको निकालेंगे 10 दिन बाद, तो उसका आप 200 लीटर पानी में डाल के उसको स्प्रे में यूज कर सकते हो। तो एक तरीके से कॉपर जो होता है फंगस को भी कंट्रोल करता है। जो छाछ जो होता है उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, अच्छा। है ना। छाछ का स्प्रे भी अगर आप करते हैं अकेले तो भी उसमें गुड गुड फंगिसाइड होते हैं, अच्छा। उसके स्प्रे कर। लेकिन चूंकि बहुत सारे प्रकार के फंगस अलग अलग होते हैं, हम्म जिसके लिए पर्टिकुलर वो बैक्टीरिया आपके पास होने चाहिए फंगस कंट्रोल करना। जैसे आपका बिलास्ट है, झुलसा है, गन्ने हम्म में लाल सड़न आती है, तना तना सड़ने लगता है, जड़ गलने लगती है, बहुत सारे प्रकार की फंगस होती है, रतुआ हम्म होता है। हम्म। तो उसके लिए फिर आपको मतलब ये सब फंगी साइड पे जाना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि आपकी मिट्टी में वो बैक्टीरिया नहीं है जो इस फंगस को रोक सके। भाई हमने केमिकल डाल डाल के हमारे सारे अच्छे बैक्टीरिया हमने मार डाले हैं जो फंगस को भी कंट्रोल करते थे। तो हम क्या हम्म करते हैं, आपको ये व्यवस्थाएं देते हैं कि आप उस फंगस की कॉलोनी को अपनी खेती में डेवलप करें। हर 15 से 20 दिन हम्म। में इन चीजों का आप स्प्रे करेंगे तो वो धीरे धीरे मित्र फंगस की कॉलोनी आपकी डेवलप होती चली जाएगी। अच्छा। हाँ। अब आप केमिकल डालते हैं तो खत्म खत्म हो जाते हैं बैक्टीरिया, अच्छे गुड बैक्टीरिया अपने। हम्म हाँ, अब फंगस क्या, पत्तों में आ सकती है, फूल में आ सकती है, फल में आ सकती है, तने में आ सकती है, जड़ में आ सकती है। हम्म। हाँ। अच्छा। हम्म। और जैसे कीटों को कंट्रोल करने का कुछ तरीका, मतलब जैसे कीट लगते हैं। अब कीट, जैसे 2 प्रकार के कीट होते हैं। एक कीट होते हैं जो काटने वाले होते हैं, जो हम्म कुतरते हैं, जिसमें इल्ली वगैरह आती है ना। ये जो हम्म होती है कैटरपिलर, इल्ली वगैरह, ये सब ये पत्तों को कुतरते हैं। ठीक है। हम्म और फिर आते हैं रस चूसक कीट, जिसमें थ्रिप्स है, माहू है, इसके बाद अपना रस चूसक कीट है, काले मच्छर है, वाइट हम्म फ्लाई है। ये सब पत्तों के पीछे से इसका रस चूसते हैं। तो इनको कंट्रोल अच्छा। करने के लिए आप एक तो गोमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं। गोमूत्र में आपको 5 लीटर आप गोमूत्र ले लीजिए, हम्म। और उसमें करीब 2 केजी आप अकाव के पत्ते, हम्म और धतूरा मिल जाए तो वो भी आप डाल सकते हैं फोड़ के, और 4 5 6 धतूरे फोड़ के इसको अच्छे से उबालें, करीब हम्म आधा घंटा इसको उबालें। और हम्म। फिर इसको आप किसी भी छान के अच्छे से उसका निचोड़ निकाल के पूरा, और आप कोई भी एक बॉटल में या जिसमें भी आपको रखना है उसको रख लीजिए छान के। अच्छा। फिर आप इसका 3 ml का आप स्प्रे कर सकते हो। तो 3 ml। इससे रसूचक कीट तो इल्लियाँ ये थोड़े कंट्रोल होते हैं। ठीक है। अगर बहुत अच्छा। ज्यादा समस्या है तो फिर आपको उसमें नीम ऑयल वगैरह का भी स्प्रे आपको करना चाहिए। अच्छा। जी। ठीक है जी, धन्यवाद। जी। बिना जी, आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं सर। बिना जी, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। विनय कुमार शर्मा जी, लास्ट टाइम आपका सॉइल टेस्टिंग को लेकर कुछ सवाल था तो मैंने उसकी डिटेल आपको शेयर करी थी। नारायण जी, अभी क्या लगा हुआ फसल में आपके यहाँ पे? जी अभी तो कुछ नहीं लगा है। वैसे मैं इधर साउथ इंडिया में रहता हूँ, तो अभी सोच रहा था कद्दू और मूली हाँ और गाजर, जी जी जी। तो ये सब लगाने की सोच रहा था। हाँ ठीक है, आप लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सीजन अभी अच्छा है, ये 2 3 महीने तो अभी सीजन रहेगा। हम्म। 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 बाकी इसको प्रॉपर आप लगाएं तो मिट्टी में पूरा बेसल डोज डालें, उसके बाद कंपोस्ट खाद डालें, ये सब मिक्स करके फिर इसके बाद बिजाई करें आप, तो रिजल्ट जी तेजी से आएगा आपका, है ना। आप जी। जल्दी किसान सोचता है मैं ऐसे ही उसको इसकी बुआई कर दूं और ऑटोमेटिकली, तो मिट्टी में अगर ज्यादा पोषक तत्व आपके होंगे तो वो ग्रोथ लेगा, जमीन भी हम्म। अच्छी होंगी। लेकिन अगर नहीं होगा तो वो समस्याएं तो फिर बनी रहेंगी, फिर आपको केमिकल पे जाना पड़ता बार बार सही बात है जी। डाले ग्रोथ के लिए। तो हम पहले से ही उसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करें। पहले बेसल डोज डालें। बेसल डोज क्या है, अगर बीज उपचार करके आपको लगाना है तो बीज उपचार करके आप बिजाई करें। फिर हम्म। आपके बढ़ने लगे तो आप उसमें एनपीके, नाइट्रोजन वगैरह दें, बायो हम्म फर्टिलाइजर जो आते हैं,
इसका का हर 15 दिन में आप स्प्रे करेंगे। जीवाणु जल चलाएं, बैक्टीरिया चलाएं, फंगिसाइड चलाएं आप, फफूंद भक्षक वगैरह। तो ये फसल को निरोगी रखेंगे, फसल में धीरे धीरे ग्रोथ भी अच्छी आएगी। आप अणुजल हर 15 दिन में स्प्रे करेंगे तो काफी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अणुजल का कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। मुश्किल से एक स्प्रे का खर्चा अणुजल का आपका अप्रोक्सीमेट मान के चलिए 400 के अंदर ही है। तो उसमें जैसे ये कैसे बनता है अनुजल? देखिए अणुजल में क्या होता है, उसमें आपको 2 kg गोवर्धन खनिज खाद लगता है, हम्म तुरपाल 300 ग्राम, हम्म भस्म रसायन 300 ग्राम। हम्म ठीक है, इसके बाद अपना छाछ आपका हो गया 3 लीटर, गुड़ हो गया आपका 2 kg, हम्म और बरगद या पीपल के नीचे की अगर मिट्टी मिल जाए 1 फुट नीचे की तो 2 किलो आप वो मिट्टी को ऐड कर दीजिए। इसको 100 लीटर पानी में आप तैयार कर लीजिए। अच्छा। 3 से 4 दिन तक इसको फर्मेंट होने के लिए रख दीजिए, कपड़े से ढक कर रोज हिला दीजिए एक बार डंडे से। ठीक है, हम्म और फिर जब 4 दिन हो जाए उसके बाद आप उसको अच्छे से छान लीजिए, उसमें 100 लीटर एक्स्ट्रा पानी आप मिला दीजिए। तो ये अच्छा। 200 लीटर का फार्मूला बन जाता है। आप इसको बढ़िया स्प्रे करो या जमीन में चलाओ तो इसका गजब पर रिजल्ट है। गोवर्धन खनिज खाद में सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। तुरपाल में पूरा ह्यूमस होता है, पोटेशियम 98% का। इसके बाद आपका जो भस्म रसायन होता है उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, जिंक, बोरान, जो कम मात्रा में लगते हैं। गुड़ जो होता है वो ग्लूकोज की पूर्ति करता है, बैक्टीरिया को डेवलप करने में, मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना। और छाछ जो होता है वो गुड फंगिसाइड होता है। जैसा कि अच्छा। बताया है, छाछ को आप डालते हैं तो गुड फंगिसाइड का काम करता है। और जब हम बरगद या हम्म पीपल के नीचे की मिट्टी डालते हैं तो उसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, सबसे शक्तिशाली। तो ये हम्म बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं उसमें 3 दिन के अंदर। अब आप इसका जब स्प्रे करेंगे तो आपको संपूर्ण एक तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हम्म अब इस बीच अगर कोई बीमारी साथ में चल रही है आपके तो आप इसमें नीम ऑयल वगैरह मिला के, जैसे नैनो बजरंग आता है, रच्छू से कीट आ गए तो आप M+V+ फर्मेंट करके चला लीजिए। बैक्टीरिया है सब ये, रस चूसक कीटों को, इल्ली को कंट्रोल करने वाले। तो ये अपनी कॉलोनी धीरे धीरे बना लेते हैं मिट्टी में, प्लांट में, पत्तों में। ये मलते कब है, जब आप कोई केमिकल का स्प्रे करते हो। केमिकल नहीं डालोगे तो यही आपकी आगे जाके बीमारी को कंट्रोल करने लगेंगे। बाकी प्लांट को जितना ज्यादा न्यूट्रिशन आप देते जाएंगे प्लांट उतना हेल्दी रहेगा और बीमारियां उस पर अटैक नहीं हो करेंगी। समस्या वही आती है कि जमीन में कुछ बचा नहीं है, प्लांट पूरी ताकत से अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको कैल्शियम नहीं मिल रहा है, उसको जिंक नहीं मिल रहा है, उसको सल्फर नहीं मिल रहा है, उसको आयरन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बीमारियां उस पर हावी होती है। सही तो बात अगर है। हम न्यूट्रिशन की पूर्ति रखेंगे और बैक्टीरिया का पूरी कॉलोनी को डेवलप करेंगे तो वो अणु और जीवाणु का काम बराबर चलेगा, खेती आपकी ऑटोमेटिक सही होती चली जाएगी। हम्म हाँ। तो फंगस को लेकर तन्मय जी के कुछ सवाल थे किसानों की तरफ से। तो तन्मय जी कुछ सवाल हैं आपके, तो आप सवाल रखें ताकि मैं उनका एक एक करके जवाब दे सकूं, ताकि किसान साथियों को उसकी जानकारी मिल सके। तन्मय जी। तो तन्मय जी अब सवाल पूछ रही हैं हमसे, और हम एक एक करके फंगस को लेकर कुछ जो डाउट्स होते हैं किसानों के, या कुछ समस्याएं होती हैं जो किसान नहीं समझ पाते, उसको लेकर हम जवाब देंगे। जी ठीक है। तो आज का जो सवाल सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड जितेंद्र जी। हाँ। जी जी। भारत में फसलों को प्रभावित करने वाले सबसे सामान्य फफूंद संक्रमण कौन कौन से है?
जी देखिए, जनरली बहुत प्रकार की फंगस पाई जाती है, लेकिन फसलों में कुछ विशेष फंगस जो होती है, जो नाम से ही प्रचलित है। तो जैसे धान है, धान में ब्लास्ट रोग आता है ना। धान में ब्लास्ट रोग ऐसा आता है कि जो पत्तियां होती है उसमें पत्तियों पे लाल लाल धब्बे पड़ने लगते हैं, वो ब्लास्ट रोग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पत्तियों में धान में शीट ब्लाइट भी आता है। ऐसे गेहूं और मक्का जो होता है उसमें कर्ण रोग आता है। और रस्ट रोग भी बहुत कॉमन है गेहूं में। गेहूं की पत्तियों पे ऐसा फफूंदी जैसा लाल सा, पीला सा, काला सा, ऐसा पाउडर जैसा जमने लगता है। ये आता है आपका रस्ट रोग। ऐसे लीफ स्पॉट जो होता है वो मक्का या बाजरा जैसी प्रमुख फसलों में आता है। इसमें लीफ स्पॉट मतलब जो पत्तियां होती है उसमें लाल और कत्थे कलर के धब्बे पड़ने लगते हैं। ऐसी जो दलहनी फसलें होती है तो उसमें कॉलर रूट, ये कॉलर सड़न मतलब जो होता है, जो आपका तना होता है वो तना गलने लगता है। अब ये क्यों होता है मैं आपको बता दूं। जब भी ज्यादा पानी की समस्या आती है, जब आप ज्यादा पानी देते हैं, ज्यादा जल भराव होता है, तो ये तना गलने की समस्या आती है। ऐसे ही जब चना और अरहर होता है उसमें भी पाउडरी मिल्ड्यू आता है। पाउडरी मिल्ड्यू मतलब उसमें ऐसा कत्थई कलर का पाउडर जैसा जमने लगेगा पत्तियों के ऊपर। तो पत्तियों के ऊपर जब ये पाउडर जमता है तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खत्म होने लगती है, और धीरे धीरे आपकी मिट्टी में ये समस्या डेवलप होने लगती है ना। ये जमीन में भी फंगस फिर बढ़ता जाता है। ऐसे ही आप जब मान के चले, जो आपका सब्जियां होती है और जो फल होते हैं, तो उसमें खीरा और प्याज है, उसमें डाउनी मिल्ड्यू आता है। लौकी होता है, अंगूर होता है, उसमें पाउडरी मिल्ड्यू है। पाउडरी मिल्ड्यू मतलब वही फंगल जैसा पाउडर जैसा जम लगता है, व्हाइट कलर का, चॉकलेट कलर का। ऐसे ही आलू और टमाटर जो होता है उसमें सीट लेट ब्लाइट आता है। लेट ब्लाइट मतलब जो पत्तियां होती है, पत्तियां किनारों से जलने लगती है, कत्थे कलर की होने लगती है, उसमें उसमें डॉट्स बनने लगते हैं। तो ये आप मान के चलिए आपके आलू या टमाटर में लेट ब्लाइट की समस्या शुरू हो गई। आप गूगल में उसको आसानी से सर्च भी कर सकते हैं। ऐसे ही मिर्च और जो आम आता है उसमें एंथ्रोकोज आता है। एंथ्रोकोज भी एक ऐसा संक्रमण है फंगस का। इसमें भी जो आम की पत्तियां होती है वो काली पड़ने लगती है ना। उसमें गुच्छा बनने लगता है, वो प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हो पाती। एंथ्रोकोज की समस्या होता है। ऐसे ही टमाटर और केला जो होता है उसमें फ्यूजेरियम बिल्ट भी आता है। ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं होती है जो अलग अलग प्रकार की फसलों में फंगस के रूप में पाई जाती है। अगला सवाल तन्मय जी। ओके। किसान अपने खेतों में फफूंद संक्रमण के शुरुआती लक्षण कैसे पहचान सकते हैं? जी ये बहुत अहम क्वेश्चन है। जनरली किसानों को शुरुआत में ही अगर किसान अपनी फसलों का पूरा ध्यान रखता है तो वो आसानी से समझ सकता है कि मेरी फसलों में या मेरी जो भी क्रॉप लगी हुई है उसमें फंगस का अटैक होना शुरू हो गया है। जनरली फंगस का अटैक तीन चार कारणों से हो रहा है। पहला जो कारण होता है वो आपका मौसम, मौसम की अनुकूलता नहीं होना, मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाना, फिर एकदम से बहुत ज्यादा तापमान बढ़ जाना, बहुत अधिक बारिश हो जाना, ये सब समस्याएं होती है। बहुत अधिक जल भराव होना। तो ये सब मेन समस्याएं होती है जो फंगस को डेवलप करती है। अब जैसे पत्तियां होती है, पत्तियों में जब आपको छोटे छोटे पीले भूरे या काले धब्बे आपको दिखने लगे तो मानिए आपकी फसल में फंगस का अटैक हो रहा है। उसमें पाउडर जैसा सफेद या राख जैसा पाउडर पदार्थ उसमें जमने लगता है। किनारे पत्तियों की जो होती है फसलों की वो सूखना शुरू हो जाती है। ऐसे ही जब आप तना देखेंगे अपनी फसलों में, जो तना होता है, तना मतलब आपका जो स्टेम होता है, उसमें आप मान लीजिए अगर आपका तना काला पड़ रहा है, जैसे चना है या टमाटर है या मिर्च है, इनका तने में अगर कालापन आने लगा है, ठीक है, या तना बीच में से फटने लगा है, कई बार तना बीच में से फट जाता है ना। और या कॉलर सन मतलब जो होता है तने की जो जहां से तना जमीन से चिपका होता है, वहां जहां से जड़ की शुरुआत होती है, वहां से वो तना गलने लगता है ना। वहां से ऐसा लिक्विड जैसा निकलता रहेगा, वो तना गलने लगेगा, धीरे धीरे वहां पे एक घाव जैसा हो जाएगा। जब वो घाव हो जाएगा तो उसकी अंदर की जो तंत्रिका है आपके प्लांट की या आपके पौधे की या आपकी जो भी फसल लगी हुई है, चाहे टमाटर हो, बैंगन हो, गेहूं हो, चना हो, कोई भी,
तो वो ऊपर पोषक तत्व पहुंचना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो सड़ जाएगा, उसकी तंत्रिकाएं नष्ट हो जाएंगी। तो इसके जरिए भी आप पहचान सकते हैं कि मेरे उसमें तना गलन आ रहा है, अपना या मेरा प्लांट की तना जो काला पड़ रहा है, या प्लांट का तना बीच में फटने लगा है, इससे समस्या आती है। ऐसी जड़ों के माध्यम से भी आप अपनी फसलों, कई बार आपको लगता है कि मेरा प्लांट एकदम से खड़े खड़े सूखने लगा है, या मेरा प्लांट तो अभी हरा था एकदम से पीला क्यों पड़ने लगा, तो कई भ्रांतियां होती है किसानों के मन में। किसान भाई कई बार सोचते हैं कि यार ये तो हो सकता है नाइट्रोजन की कमी हो सकता है मैंने पानी जा, नहीं, ये बहुत सारी समस्याएं होती है। जब आपके ये प्लांट जैसे खड़े खड़े सूखने लगते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो होता है, आपकी जो जड़ है वो सड़ने लगेगी, वो काली होने लगेगी, वो लाल होने लगेगी। आप कोई भी एक प्लांट निकालिए, उसको अच्छे से पानी से धोइए, उसकी मिट्टी को साफ कीजिए, अगर वो जड़ें सफेद कलर की नहीं है, प्रॉपर उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या वो लाल पड़ रही है, काली पड़ रही है, तो मान लीजिए वहां पे आपका जड़ गलन की समस्या आ चुकी है। वो पौधे आसानी से उखड़ने लगते हैं, मतलब जड़ों ने ताकत से या मजबूती से फसलों, जमीन जो है मिट्टी को, उसको पकड़ के नहीं रखा है। वहां भी आप समझ जाइए कि आपके यहाँ पे जड़ में समस्या आ चुकी है। इसके अलावा भी कुछ अन्य संकेत होते हैं कि पौधे एकदम से सूखने लगते हैं, नई पत्तियों का विकास रुक जाता है, फलों पर आपको धब्बे या सड़न देखने को मिलती है। तो ये कुछ कारण होते हैं, इससे आसानी से आप किसान इसको समझ सकता है। तो जितनी जल्दी हम इसमें मित्र फंगसी कॉलोनी को डेवलप करेंगे, अच्छे फंगिसाइड का उपयोग करेंगे, आपकी फसल उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। ओके अगला सवाल। जी। फसलों को फफूंद से बचाने के लिए सबसे अच्छे रोकथाम के उपाय कौन से हैं? जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि फंगस आ क्यों रही है या शुरुआत कहाँ से होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम बीज लगाते हैं, प्लांट लगाते हैं, तो प्रॉपर उसको बीज उपचारित करके ही लगाएं, नीम ऑयल से या ट्राइकोडर्मा पाउडर से। इससे बीज उपचार आपका होना चाहिए। या कोई आपने रोपे तैयार करे हैं, और जब आप उन रोपों को शिफ्ट करने वाले हैं, तो रोपे लगाने के बाद आपको अच्छा फंगिसाइड को लिक्विड वाला आपको उसका स्प्रे करना है, जमीन में पहले से उसको चलाना है, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको संतुलित उर्वरक का पूर्ति करना है, जितना एनपीके उसको लग रहा है, जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको लग रहे हैं, आपको फसलों में देना चाहिए, ताकि आपकी फसलों में आगे जाके फंगस का डेवलपमेंट नहीं हो। बीज उपचार आपको करना है। खेत में आपकी उचित हवा और प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कोई भी प्लांटेशन लगा है या कोई भी फसल लगी है, तो उसमें प्रॉपर धूप लगना चाहिए, प्रॉपर हवा की क्रॉसिंग होना चाहिए। ये भी फंगस को रोकने में सहायक होता है। सिंचाई का सही समय, सिंचाई की सही व्यवस्था आपको पता होनी चाहिए, कितना मात्रा में पानी प्लांट को लगना है, कितनी नमी हमारी मिट्टी में होना चाहिए, इस सब का विशेष ध्यान रखना है। कोशिश करें जो भी आप प्लांटेशन करते हैं या सब्जी वर्गी, जो कि धान है, गेहूं है, इसमें तो किसान साथी खुला पानी ही चलाते हैं, लेकिन जो बहुत सारी ऐसी सहनशील फसलें होती हैं, जो बहुत मतलब अच्छी फसलें होती है, गेहूं है, गेहूं बोल रहा हूँ, टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, चना है, इसमें प्रॉपर पानी की व्यवस्था आपको देख के ही काम करना चाहिए। अच्छा, जो भी संक्रमित अवशेष आपकी मिट्टी में दिख रहे हैं या खेत में दिख रहे हैं, सपोज करो कहीं कोई कहीं कहीं जगह कोई फसल सूख रही है, तो उन प्लांटों को या उन पौधों को आपको उखाड़ के दूर खेत से ले जाकर उनको नष्ट कर देना है, ठीक है। मल्चिंग द्वारा पत्तों पर मिट्टी के छींटों को कम करना है ना, तो मल्चिंग आप जब लगाते हैं, तो कोशिश करें मल्चिंग ऐसी लगी रहे कि जमीन से वो टच ना हो ज्यादा, है ना। कई बार खुले में लोग खेती क्रॉप लगा देते हैं, बैगन, टमाटर, मिर्च, इसमें क्या होता है कि जमीन से ज्यादा फंगस आने की समस्या होती है, और जब वो उनकी जो पत्तियां जमीन को छूने लगती है, तो वहां से वो मिट्टी के जरिए फंगस प्लांट में आ सकता है। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको। ओके। जैविक या प्राकृतिक फफूंदनाशक रासायनिक फफूंदनाशकों की तुलना में कितने प्रभावी हैं? जी बिल्कुल, आप कोशिश करें कि जैविक फंगिसाइड का ही उपयोग करें, रासायनिक फंगिसाइड का उपयोग नहीं करें। वह हमारे मित्र जीवाणु को मार देता है। वो इमीडिएट आपका उपचार तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए या लंबी समय अवधि के लिए नहीं होता है। आप जैविक उपचार करेंगे, जैसे ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, या नीम ऑयल है,
है ना, या ट्राइकोडर्मा है, या पैसिलोमाइसिस है, ये सब जितने भी फंगीसाइड का आप उपयोग करेंगे, वर्टिसिलियम है, ये सब का आप उपयोग करेंगे, तो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, ये पर्टिकुलर उनसे जुड़ी हुई फंगस को ही खाते हैं। ठीक है। अब रासायनिक जो होता है आपका, जो भी आपका यूज करते हैं, उसको वो तेज असर तो करता है, लेकिन इनका असर 10-12 दिन का ही रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो मिट्टी को सुधार करना है, रोगों को नियंत्रण करना है, अपनी मित्र जीवाणु कॉलोनी को डेवलप करना है, लंबे समय तक हमको हमारी मिट्टी का सुरक्षा कवच बनाए रखना है, तो जैविक नियंत्रण ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। कौन बेहतर है इसका मैं बता देता हूँ। रोकथाम के लिए जैविक है, लेकिन अगर गंभीर संक्रमण ज्यादा आ रहा है तो रासायनिक का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर प्रिवेंटिव तौर पर आप समय समय पर फंगीसाइड का स्प्रे करते रहेंगे तो ये समस्या आएगी ही नहीं आपकी खेती में। ओके। मिट्टी का स्वास्थ्य और नमी प्रबंधन फफूंद नियंत्रण में क्या भूमिका निभाते हैं? देखिए, मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत डिपेंड है फंगस को रोकने के लिए, क्योंकि जनरली फंगस जो आती है ना वो मिट्टी से ही आना शुरू होगी। दो प्रकार की बीमारियां होती है, एक होती है वायरस, एक होता है फंगस। वायरस जो आएगा वो हवा के जरिए आएगा या किसी कीट के जरिए आएगा। रस चूसक कीट होते हैं वो वायरस के वायरस को लेके चलते हैं ना। वायरस वहीं से इंसेक्ट होता है आपकी फसलों में, जो लीफ कल की प्रॉब्लम आपने देखा होगा, या आप मान के चलो पीला मोजेक आता है, व्हाइट फ्लाई के कारण आता है, ये सब जो समस्या है ये वायरस है, ये हवा के जरिए आ जाएगा ऊपर। वो फंगस जो आएगा वो 90% फंगस आपकी जमीन के जरिए आएगी, जड़ों के माध्यम से आपके प्लांट को वो कवर कर लेती है। तो आपको अब विशेष ध्यान रखना है, जब भी गर्मी में आपकी जमीन कभी खाली रहती है तो उसकी अच्छी जुताई करके आपको खुला छोड़ देना है, उसमें प्रॉपर फंगीसाइड का उपयोग करना है, अच्छी खाद का, कंपोस्ट खाद जब भी आप कोई डालते हैं, कोई फसल लगाने से पहले तो अच्छी कंपोस्ट खाद का उपयोग करना है। डायरेक्ट कोई भी सड़ा गोबर या रखा हुआ गोबर हमको डायरेक्ट नहीं डालना है, सबसे ज्यादा फंगस वहीं से आती है। मुर्गी की खाद है ना, मुर्गी की बीज जो होती है, मुर्गी खाद, ये आपको उपयोग नहीं करना, सबसे ज्यादा फंगस होता है। चना या बेसन, जो लोग जीवामृत वगैरह बनाते हैं उसमें चना या बेसन डालते हैं, उसका उपयोग नहीं करना है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा फंगस को बढ़ाने में दिक्कत करता है। तो उसकी जगह आप ज्वार, बाजरा, इस तरीके का आटे का उपयोग करें, अगर आप जीवामृत वगैरह कोई घर पे बनाते हैं। इसका फार्मूला, ठीक है ना, बेसन या चने का उपयोग आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपको नमी का विशेष ध्यान रखना है ना। मिट्टी में पर्याप्त उतनी नमी होना चाहिए जितनी प्लांट को जरूरत है। ज्यादा पानी भरा रहेगा तो वहां भी फंगस आएगी, आपकी जड़ें गलेंगी, आपके बीज जो रहेगा, आपने कोई अगर बीज लगाया हुआ है तो प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं होगा, वो सड़ जाएगा, वही खत्म हो जाएगा, है ना। और अच्छे सूक्ष्म जीवों का आपको उपयोग करना है, मतलब आप अच्छे मित्र जीवों की कॉलोनी डेवलप करें। नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरान, कैल्शियम, जिंक, सभी के लिए पर्टिकुलर जीव होता है। ये किसानों को, बहुत सारे किसान भाइयों को पता ही नहीं होता है। उनको लगता है कि मैं डीएपी डालता हूँ, यूरिया डालता हूँ, या कोई भी आयरन डालता हूँ, कैल्शियम डालता हूँ, जिंक डालता हूँ तो सीधा प्लांट उठा ले। नहीं, प्लांट कभी कोई चीज डायरेक्ट नहीं उठाता है। प्लांट को पर्टिकुलर वही जीव इस पोषक तत्व को कन्वर्ट करके देगा जब वो वहां अवेलेबल होगा। आयरन को कन्वर्ट करने के लिए आयरन का बैक्टीरिया लगेगा, मैग्नीशियम को कन्वर्ट करने के लिए मैग्नीशियम का बैक्टीरिया लगेगा, सल्फर को कन्वर्ट करने के लिए सल्फर का बैक्टीरिया लगेगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, सूक्ष्म जीवों की कॉलोनी पर विशेष ध्यान देना है। 96% हमारी जो खेती है वो सूक्ष्म जीव ही करते हैं। ये जो दुनिया है 96% सूक्ष्म जीवों के आधार पर चल रही है। इससे जड़ें स्वस्थ रहेगी। ठीक है। नमी ज्यादा रखेंगे आप खेती में तो फफूंद तेजी से बढ़ेगा, फंगस आएगा। अधिक पानी रहेगा तो आपके यहाँ पे फ्यूजेरियम बेल्ट, पीथियम जैसी फंगस आएंगे। पानी की कमी रहेगी तो पौधे कमजोर होंगे, फफूंद जल्दी से फैलेगा। तो ध्यान रखना है। ठीक है, खेत को आपको समतल रखना है, खेत प्रॉपर आपका एक जैसा होना चाहिए, उसकी प्रॉपर लेवलिंग रखें। ऐसा ना हो कहीं ज्यादा ऊंचा है कहीं ज्यादा नीचा है, पानी कहीं ज्यादा जा रहा है पानी कहीं कम जा रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, जैविक पदार्थ आप जो भी डाल रहे हैं वो संतुलित मात्रा में डालना है। ठीक है, ये इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके। क्या फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग फफूंद के हमले को कम करते हैं या मदद करते हैं कम होने में? जी बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक जैसी फसलें बार बार लगाते हैं तो मिट्टी में से एक जैसे पोषक तत्व कम होते जाते हैं।
आप फसलों का रोटेशन करें, फसल चक्र बनाएं। अगर जैसे ये रबी का सीजन, अगर आपने इस बार गेहूं लगाया तो अगली बार चना लगाएं। आपको लगता है चना नहीं करना है तो अगली बार आप सरसों लगाएं। लेकिन फसल चक्र को ध्यान में रख के लगाएं, कम से कम एक बार तो उसका रोटेशन साल में जरूर करें, है ना। अगर आप धान लगाते हैं तो अगली बार आप सोयाबीन लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं। फसलों का रोटेशन आपको करना जरूरी है, क्योंकि फसलों से क्या होता है, जब हम एक जैसी फसलें लगाएंगे तो एक जैसा ही पोषक तत्व मिट्टी से कम होता जाएगा। तो वहां पे आपके जो पोषक तत्व है वो डिसबैलेंस होते जाएंगे, असमतल होते जाएंगे, कम ज्यादा होते जाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखना, हमको फसल को रोटेशन हमको करना है, ठीक है ना। इसका विशेष हमको ध्यान रखना, फसल बदल बदल के ही लगाएं। ओके। कृषि में फफूंद नियंत्रण के लिए कौन कौन सी आधुनिक तकनीकें या जैविक विधियां अपनाई जा रही है? देखिए, जैव नियंत्रण फंगस को रोकने के लिए फंगिसाइड लोग यूज करते हैं, जैसे आपका ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, बैसिलस सब्टिलाइटिस है ना। इसके अलावा गर्मियों में प्लास्टिक सीड से मिट्टी व कीट रोगों को रोकना, मतलब सीड का मतलब यही जो आप क्रॉप को कवर करते हैं या मल्चिंग करते हैं आप प्लास्टिक सीड से, उससे भी फंगस काफी समय हद तक रुकी रहती है। ड्रिप व सिंचाई, ड्रिप की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, जो ड्रिप इरिगेशन है उसके जरिए भी फंगस को रोका जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर हमें कितना पानी देना है, कितना पोषक तत्व देना है, वो पर्टिकुलर उस प्लांट तक पहुंच जाता है ड्रिप के माध्यम से। खुले पानी के जरिए हो सकता है कि कहीं पानी कम जाता है, कहीं पानी अधिक जाता है, कहीं पोषक तत्व प्रॉपर पहुंच रहा है, कहीं पोषक तत्व पहुंच ही रहा है। वो भी फसलों के उत्पादन को कम या ज्यादा कर सकता है। तो ड्रिप इरिगेशन एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा आपको नैनो फंगिसाइड का उपयोग करना चाहिए, जो नैनो टेक्नोलॉजी के आजकल फंगिसाइड आ गए हैं। सोल भी इस समय नैनो टेक्नोलॉजी के फफूंद भक्षक ये सब बना रहा है। ये आपको 1 एकड़ में शुरुआत में मात्र आपको 500 ml लगेगा, और पाउडर फॉर्म का आपको 500 ग्राम लगेगा बेसल डोज में। ठीक है, ये आप उपयोग कर सकते हैं अच्छे मित्र फंगस कॉलोनी डेवलप करने के लिए। उसके अलावा आप अच्छी कंपोस्ट खाद लीजिए, जीवामृत का यूज कीजिए, वर्मी बास का उपयोग कीजिए, वर्मी कंपोस्ट का यूज कीजिए। ये सब के सहायता से आप अपनी मिट्टी के स्ट्रक्चर को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे आगे जाके फंगस आएगी ही नहीं। ठीक है, ओके। तो सवाल यहीं तक थे। अगर आप लोग का कोई और सवाल है या फिर कुछ और रिलेटेड आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। विनय जी, दिनेश जी, नारायण जी, यशवंत जी, कोई भी सवाल हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। दिनेश जी को सवाल हो, यशवंत जी को सवाल हो, नारायण जी को सवाल हो, कोई भी सवाल तो पूछ सकते हैं माइक को अनम्यूट करके। अगर फंगस से रिलेटेड कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और अगर कोई और भी सवाल हो तो वो आप रख सकते हैं। अभी कुछ फोटो तन्मय जी साझा करेंगी, जिसमें हम आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये क्या समस्या है, उसको मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, ताकि आसानी से आप अपनी कुछ फसलों को पहचान सकते हैं। तन्मय जी शेयर कीजिए कुछ फोटोज। जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक सेकेंड। तन्मय जी इसमें कुछ आइकन बना आ रहा है इसके ऊपर। अच्छा, ओके, मैं ट्राई करती हूँ एक बार। अब दिख रहा है? हाँ, ये बस आपका एक आइकन बना आ रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ, ये जो ये आइकन जो, हाँ ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ये आ गया, ठीक साइड हो गया। तो देखिए, ये एक तना गलन समस्या है। ये ज्यादा पानी, अधिक पानी जब हम देते हैं फसलों में या बहुत ज्यादा नमी होती है तो ये तना साइड से ऐसा करने लगता है। ठीक है, इसे तना गलन समस्या बोलते हैं। टमाटर, बैगन, टमाटर इसमें बहुत कम मात्रा में पानी लगता है। चना, इसमें कम मात्रा में पानी लगता है। पपीता, इसमें कम मात्रा में पानी हमको देना चाहिए। तो ये ऐसा तना गलने लगता है। जब ये तना गल जाएगा तो इस सड़ के यहाँ से आपकी क्रॉप खत्म हो जाएगी, प्लांट ऊपर से सूखना शुरू कर देगा।
तो जब भी ऐसी आपको समस्या दिखे तो आप समझ जाइए तना गलन की समस्या आ चुकी है। तो इसमें आपको सबसे पहले नैनो सिल्वर एजी 2 ml का पानी में मिला के इसका अच्छे से स्प्रे करना है और ड्रिंचिंग भी करना है। ये इमीडिएट ये तना गलन में जो भी बैक्टीरिया काम कर रहे होंगे उसको इमीडिएट वो रोक देगा, वहीं के खत्म कर देगा। इसके बाद आप फफूंद भक्षक तरल को फर्मेंट करके आप इसका इसमें स्प्रे और ड्रिंचिंग करें, तो ये तना गलन की समस्या आपकी 7 से 10 दिन के बीच में ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट इमेज में ये जैसे ये आलू है, ये देखिए ये झुलसा रोग है। जब ये पत्तियों में ऐसे काले धब्बे बनने लगते हैं ना, तो ये झुलसा रोग कहा जाता है। ये टेम्परेचर के अप डाउन के कारण होता है। बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, बहुत अधिक बारिश हो गई और एकदम से धूप तेज आ गई है, तो ये पानी की जो बूंदें हैं वो स्पॉट ले लेती है। तो ये आपका झुलसा रोग के अंतर्गत आता है। चने में भी होता है, टमाटर में होता है, बैगन में होता है, बहुत सारी फसलों में ये झुलसा रोग पाया जाता है। तो इसमें भी आपको पहले सिल्वर बेस्ड प्रोडक्ट का सिल्वर एजी का स्प्रे करना है, उसके बाद आपको फफूंद बख्शे तरल का स्प्रे करना है 2 से 3 दिन बाद। ये आपका रिकवर हो जाएगा। ये लाल सड़न, ये गन्ना है, जैसे आप मान लीजिए गन्ने में ये ऐसे पत्ते लाल होने लगे तो ये लाल सड़न आने लगा, तो इसमें आपको वही दोनों चीजें करना है, सिल्वर एजी का स्प्रे अच्छे से, उसके बाद आपको फंगीसाइड आपको अच्छे से चलाना है स्प्रे के माध्यम से, ड्रिंचिंग के माध्यम से, ठीक हो जाएगा। सिल्वर एजी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर प्रकार की फंगस को कंट्रोल करने में सहायक है। उसमें सिल्वर है, चांदी से बना प्रोडक्ट है, उसमें कॉपर है, उसमें जिंक है, जो फंगस को रोकता है हर प्रकार की। और वो अंतःप्रवाही है। अंतःप्रवाही मतलब वो नैनो टेक्नोलॉजी का है। वो प्लांट के अंदर, पत्तों के अंदर, फलों के अंदर, फूलों के अंदर चला जाता है और पूरा फिल्टर कर देता है पत्तों को, तो वो साफ हो जाते हैं अंदर से। ये टिक्का रोग है, ये मूंगफली में आता है जनरली टिक्का रोग, ये से स्पॉट्स आ जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको पहले सिल्वर एजी या कॉपर बेस्ड हमारे नैनो कॉपर का आप स्प्रे करें, तो ये टिक्का रोग आपका कंट्रोल हो जाएगा। अभी हमने बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट बना दिया है ऑलराउंडर के नाम से, इसमें साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति भी कर रहा है। उसका 2 ml प्रति लीटर का डोज है। 15 दिन में आप एक बार उसका बिना रोके आप स्प्रे करें, हर 15 दिन में आपकी फसलों में 50 से 60% समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। एक ही प्रोडक्ट में हमने बहुत सारी चीजें ऐड करके बनाई है। किसानों को उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत सारी फसलों में हमने उसका ट्रायल कराया है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो कोई भी किसान साथी इसका 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकता है। जनरली 100 से 150 लीटर में आपका स्प्रे हो जाता है। अप्रोक्सीमेट वो 2200 रुपये का है। और अगर आप 200 लीटर का स्प्रे भी लेते हैं तो वो आप मान के चलिए 400 रुपये का 400 ml आपका यूज होता है बड़ी फसलों में। जनरली 100 से 150 लीटर में आपका उपयोग हो जाता है, तो 1 लीटर आपका 3 बार स्प्रे आप कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 600-700 से 750 रुपए की स्प्रे की कॉस्टिंग आएगी, लेकिन उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट साथ में सभी। तो आपका 2 in 1 स्प्रे वो काम कर रहा है। थ्रिप्स है, वायरस है, तत्सुस कीट है, ब्लाइट है, फंगस है, सभी चीजों को वो कंट्रोल कर दे रहा है। ये लीफ ब्लास्ट है, ये धान वगैरह में ऐसे स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ये धान में पाया जाता है। ये ऐसे स्पॉट्स आ जाते हैं, ये भी टेम्परेचर के कारण होता है। एक प्रकार का फंगस का रोग है ये। इसको भी आप पहले सिल्वर एजी या कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट का स्प्रे करें या ऑलराउंडर का स्प्रे करें 2 ml का, ये आपका ठीक हो जाएगा। ये बेल्ट है, ये चने में आती है बेल्ट। ये आपको चने में देखने को मिलेगा, भी चना लगा हुआ है ना, ये ऐसे पत्ते सूखने लगते हैं। ये बेल्ट भी एक प्रकार का फंगस है। इसमें तने जो है ना, वो तना आपका सूखता होगा नीचे से जाके, जड़ सूखती होगी, आप निकाल के देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो इसमें भी आपको अच्छे फंगिसाइड का उपयोग करना है, तो फसल आपकी सेफ रहेगी। और प्रिवेंटिव तौर पे आपको हर 15 दिन में फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, चाहे आपके समस्या आ रही हो या नहीं आ रही हो। कोई एकदम से आती समस्या, जब हम प्रिवेंटिव तौर पे अपनी फसल को सेफ रखेंगे तो ये समस्या आएगी ही नहीं। तो ये कुछ फोटोज के माध्यम से हमने ये चीजें साझा करी आपको। थैंक यू तन्मय जी। जी, ओके। तो आप लोगों का कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज के लिए सेशन क्लोज कर देंगे। विनय जी, नारायण जी, यशवंत जी, कोई भी और सवाल है तो पूछ लीजिए। जी विनय जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? विनय जी कोई सवाल हो पूछ लीजिए। अ, यशवंत जी कोई सवाल हो, नारायण जी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अंत फिर किसान संवाद को हम क्लोज करेंगे।
विनय जी का कल भी माइक में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। विनय जी को। जी। हेलो। हाँ हाँ विनय हाँ जी, जी। नमस्कार विनय जी। हेलो। हाँ जी। सर, ये मैं पूछना चाह रहा था कि पानी का हम लोग कैसे वो रखें कि बेसी पानी ना दिया जाए, कि मतलब पानी का कमी ना हो और ये फंगस का भी रोग ना हो, मतलब देखिए पानी को वैसे तो भाई कैसे साहब बेहतर। फसल कौन सी लगने वाली है या क्या लगाने वाले हैं आप? फसल अभी हमने अरहर लगाने अगर वाले हैं। लगाया है तो देखिए भैया, कोशिश तो करें कि ड्रिप के माध्यम से पानी देंगे तो जितना पानी, अब ठंड है पानी कम ही लगता है। और स्प्रे के माध्यम से आप पानी की पूर्ति करें। कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको देना है, कोई भी स्प्रे आपको करना है, न्यूट्रिशन देना है, तो आप स्प्रे के माध्यम दे सकते हैं। तो कोशिश करें अगर ड्रिप की व्यवस्था हो जाए तो बेहतर है। नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि अब पानी देना है, ये कैसे पता चलेगा? नहीं वो तो आप मैं आपको शेड्यूल भेज दूंगा अरहर में कब कब पानी देना चाहिए, कितने दिन के हिसाब से। ओके सर, ठीक है। ठीक है ना, मैं आपको व्हाट्सअप कर हम्म, दूंगा। कोई इशू नहीं। ठीक। हम्म। किसी अन्य किसान साथी का प्रश्न तो पूछ लीजिए। जी, कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आज के लिए क्लोज कर देंगे। ठीक है जितेंद्र जी, आई थिंक और किसी का सवाल नहीं है तो आज के लिए हम क्लोज करते हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, थैंक यू।